दुनिया टेंशन में लेकिन भारत एक्शन में। देखिए, दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में पूरी इकोनॉमिक गेम ही बदल सकता है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली ये डील आखिर कितनी फायदेमंद रहेगी और इसके पीछे क्या कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक प्लान छुपा हुआ है, आज आपको बताएंगे। और टीएमसी चुनाव मैदान में चौका लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी पिछले 15 दिनों से बंगाल में ही डेरा डाले हुए हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी का सरकार बना लेना क्या इतना आसान होगा? कठिन वक्त तो ममता बनर्जी के लिए भी है। अब आखिरी दौर में बंगाल की 152 सीटों पर किसका पलड़ा रहा भारी, आज ये भी देखेंगे। और 3 राज्यों के सियासत में राहुल गांधी अब क्या करने वाले हैं? क्या कांगड़ा में सिर्फ ट्रेनिंग होगी या कोई बड़ा राजनीतिक ब्लूप्रिंट यहां से तैयार होगा? राहुल गांधी का ये कदम क्या ग्राउंड पॉलिटिक्स को बदलने की रणनीति है या फिर एक और सियासी प्रयोग? इसके पीछे की पूरी रणनीति क्या होगी, ये सब कुछ आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दुनिया भर के कई देश इस समय कहीं युद्ध और कुछ आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं। इधर भारत लगातार बड़े बड़े ट्रेड डील्स करके ट्रेड गेम पलटने में लगा है। अब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होने जा रहा है। ये सिर्फ एक समझौते की नहीं बल्कि उस बदलते ग्लोबल पावर गेम की कहानी है जहां भारत धीरे धीरे अपनी वर्ल्ड इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। लंबे समय से इस डील को लेकर बातचीत चल रही थी और आखिरकार दिसंबर 2025 में दोनों देशों ने नेगोशिएशन खत्म कर दिए थे। मतलब साफ है, डील अब धीरे धीरे आगे बढ़ी और अब कागज पर सिर्फ फॉर्मल सिग्नेचर का इंतजार रह गया है। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अगले कुछ समय में, खासकर 27 अप्रैल को यानी 27 अप्रैल 2026 के आसपास इस ऐतिहासिक एग्रीमेंट पर ऑफिशियल सिग्नेचर होने की संभावना है। लेकिन सवाल सिर्फ टाइमिंग का नहीं है, सवाल इम्पैक्ट का है। ये डील भारत के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी विंडो खोल सकती है। इंडियन एक्सपोर्ट्स को न्यूजीलैंड के मार्केट में आसानी से एंट्री मिल जाएगी। टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सर्विस जैसे सेक्टर्स को बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और भारत के लिए एक्सपोर्ट का रास्ता और भी आसान हो जाएगा, खासकर एग्रीकल्चर में, डेयरी सेक्टर में। फॉरेन प्रोडक्ट्स का असर घरेलू किसान पर ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत ने अपने सेंसिटिव सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी इस डील को लेकर बेहद उत्साहित है। वो भारत के एक बहुत बड़े मार्केट को एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा है और एक बड़ा फैक्टर भी है, वो है इन्वेस्टमेंट। न्यूजीलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में भारत में करीब $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। यानी सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि पैसा, जॉब्स और बिजनेस एक्सपांशन की भी इस डील का हिस्सा मानी जा रही है। असली ट्विस्ट यही है, एक तरफ भारत के लिए ग्लोबल ट्रेड डोर्स खुल रहे हैं तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यहाँ के किसानों को लेकर एक सही अप्रोच भी मिल रही है। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच ट्रेड और भी तेज़ होगा, बिजनेस आसान होगा और दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत बन जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या ये एफटीए भारत के लिए एक न्यू इकोनॉमिक बूम लेकर आएगा या फिर आने वाले समय में इसे डिबेट और कंट्रोवर्सी में बदल दिया जाएगा। 27 अप्रैल की तारीख का आप सबको इंतज़ार है और ये सिर्फ सिग्नेचर की तारीख नहीं होगी बल्कि ये एक नए ग्लोबल ट्रेड चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। और हिमाचल के कांगड़ा में बन रहा है राहुल गांधी का मास्टर प्लान। क्या इस बार कामयाब हो पाएंगे राहुल गांधी? क्या यहीं से बदलेगी 3 राज्यों में कांग्रेस की सियासत? कांगड़ा का एक मंच और एक साथ 3 राज्यों की सियासत पर नजर। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश देंगे राहुल गांधी, साथ ही सरकार के कामकाज पर सीधा फीडबैक भी लेंगे। इसके पीछे छुपा है कांग्रेस का बड़ा राजनीतिक गेम प्लान। कांगड़ा में कांग्रेस एक राजनीतिक इवेंट करने जा रही है जो दिखने में तो एक साधारण ट्रेनिंग कैंप है, लेकिन इसके पीछे सियासत के सारे गुणा भाग तय किए जाएंगे। 30 अप्रैल 2026 को कांगड़ा में जुटने वाले हैं 3 अहम राज्यों के कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मंच पर होंगे राहुल गांधी और एजेंडा होगा सीधा संवाद, सीधा फीडबैक और सीधा कंट्रोल।
लेकिन सवाल ये है कि पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने हरियाणा और उत्तराखंड में भी इसी तरह के कैंप आयोजित किए थे, जहां नेताओं को ग्राउंड कनेक्ट करना और चुनावी रणनीति को लेकर गाइड करना प्रमुख विषय था। अब उसी मॉडल को एक बार फिर हिमाचल के कांगड़ा में लागू किया जा रहा है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि दायरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। हिमाचल के साथ साथ अब पंजाब और जम्मू कश्मीर के जिलाध्यक्ष भी इस कैंप में शामिल होने जा रहे हैं। यानी एक ही जगह पर 3 राज्यों की राजनीतिक नब्ज को टटोलने की कोशिश की जाएगी। ग्राउंड पर क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है, जनता क्या चाहती है, किस मुद्दे पर वो नाराज़ है और किस मुद्दे पर समर्थन मिल सकता है, ये सब कुछ सीधे राहुल गांधी से बातचीत होगी, इस पर संवाद होगा। यानी ये सिर्फ टॉप डाउन कम्युनिकेशन नहीं बल्कि बॉटम अप की रणनीति है। और इसे खास यही बनाता है क्योंकि आज के दौर में सिर्फ बड़े भाषण या सिर्फ रैलियां काफ़ी नहीं होती हैं। असली खेल ग्राउंड लेवल पर होता है और कांग्रेस अब उसी ग्राउंड को दोबारा मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पूरे कार्यक्रम को एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिन 3 राज्यों को इस कैंप में शामिल किया गया है वो है हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये तीनों ही आने वाले समय में राजनीतिक रूप में बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ संगठन मजबूत करने की कवायद नहीं होगी, ये आने वाले चुनाव की तैयारियों का ट्रायल रन होगा। कांगड़ा का ये कैंप एक तरह से पॉलिटिकल लैब भी बन सकता है, जहां रणनीति बनेगी, टेस्ट होगा और ग्राउंड पर लागू किया जाएगा। अब अगर ये प्रयोग सफल रहा तो असर 3 राज्यों में साफ दिखाई पड़ेगा और पूरे देश की राजनीति पर असर भी इसका पड़ेगा। हर रणनीति के साथ एक जोखिम होता है। क्या जिला स्तर पर दी गई ये ट्रेनिंग वाकई ग्राउंड पर असर दिखा पाएगी, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। और बंगाल की सियासत किस करवट बैठेगी, उसकी तस्वीर धीरे धीरे क्लियर होने लगी है। आज पहले चरण के मतदान थे। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई थी। 16 जिलों के 152 सीटों पर बंगाल में चुनाव पड़े। मतदान का प्रतिशत इस बार कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ा, 80% से कहीं कहीं ज़्यादा पहुंच गया, जो कि अच्छा संकेत माना जा रहा है। राज्य में तृणमूल और भाजपा के बीच ज़बरदस्त टक्कर होने की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भी मतदान की रेटिंग काफ़ी अच्छी रही। यानी इस बार काफ़ी लोग चुनाव में वोट देने अपने घरों से निकले। खास करके पश्चिम बंगाल में, जहाँ एक भय था, डर था, खौफ था लोगों में, लेकिन फिर भी सुबह से लाइनें लग गई थी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी थी, शाम 6 बजे तक वोटिंग होती रही और वोटर्स के बीच वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्साह भी देखा गया। बंगाल में ज़रूर थोड़े डरे हुए लोग दिख रहे थे, जो लाइन में लगे थे, जो कतार में लगे थे, वो भी ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। शायद कहीं ना कहीं पिछला डर उनके दिमाग में आ चुका था और इस बार भी डरे हुए। हालांकि वोटिंग करने वो पहुँचे, वोट दिया उन्होंने, लेकिन बातचीत कम की, ये देखने में आया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चरण के जो मतदान के शुरुआती 4 घंटे थे, उसमें लगभग 635 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली, जो पिछले अन्य कई चुनाव की तुलना में आधे से भी कम रही, जो राज्य में चुनावी संवेदनशीलता को दर्शाती है। और इनमें से 260 शिकायतें तो सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में दर्ज कराई गई, जबकि 375 शिकायतें ऐसी थी जो सी विजिल ऐप के माध्यम से पहुंचाई गई। सर्वाधिक मतदान की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक दक्षिण दिनाजपुर में देखा गया, जो कि 81% से ज़्यादा पहुंच गया था, जबकि सबसे कम मतदान कलिम्पोंग में देखा गया, जो सिर्फ 74% था। और बाकी एवरेज मतदान अगर बंगाल की बात की जाए तो 75% से 80% के बीच रहा, लेकिन कहीं कहीं 80 से भी आगे भी निकल गया था। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगहों में हिंसा की खबरें भी आईं। मुर्शिदाबाद बहुत ही सेंसिटिव एरिया, जहां झड़प काफ़ी तेज हो गई, हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई। एक तरफ हुमायूं कबीर की कार को घेर कर पत्थरबाजी की गई, तो वहीं भाजपा के दिनाजपुर के जो कैंडिडेट है शुवेंदु सरकार, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उन्हें फिर अस्पताल भी ले जाना पड़ा। चुनाव में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। 2011 वाला बदलाव अब 2026 में बदले में बदल चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ चुनावी नारा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश। 2011 वाला बदलाव अब बन गया बदला। क्या ममता बनर्जी का नया नारा बंगाल चुनाव में आग लगाने वाला है? 2011 में जिसने पूरे बंगाल की राजनीति बदल दी थी, आज वही नारा उल्टा हो चुका है। यानी आज के बंगाल में ये एक स्लोगन ही नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक बदलाव को दिखा रहा है, जो वेस्ट बंगाल की सियासत को फिर से गरमा सकता है। 2011 वो समय था जब ममता बनर्जी ने एक ऐसा नारा दिया था जिसने 34 साल पुरानी सत्ता को हिला दिया था। वो नारा था, बदला नहीं बदलाव चाहिए।
2026 के चुनाव में पहले वही नारा पलट दिया गया। अब कहा जा रहा है बदलाव नहीं बदला चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस नारे ने एक बार सत्ता दिलाई उसे ही क्यों पलट दिया गया। आज की वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स अब होप की नहीं बल्कि फाइट की राजनीति बनती जा रही है। एलिगेशन, काउंटर अटैक और प्रेशर, तीनों तरफ से माहौल गर्म, लेकिन इससे हटकर इमोशनल एग्रेशन भी काफ़ी देखा जा रहा है। अब असली सस्पेंस यही है कि क्या ये नया बदला वाला जो स्लोगन है ममता बनर्जी ने जो दिया है वो वेस्ट बंगाल में एक नया पॉलिटिकल वेव लेकर आएगा या फिर सत्ता परिवर्तन का मैजिक दोबारा दोहराया जाएगा। 2011 के बाद बीजेपी बदलाव लाने जा रही है। अब 2026 का चुनाव है तो क्या पूरे बंगाल की सियासत को अब एक नए मोड़ पर ले जाया जा रहा है। अब सबकी नज़रें आने वाले 29 तारीख के चुनाव पर भी होंगी। उस दिन भी वोटिंग है, दूसरे फेज़ की वोटिंग है और इसके बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे। अब 4 तारीख का जो दिन होगा, 4 मई का, उसे इस माहौल में देखा जाएगा कि आखिर सत्ता किस तरफ जा रही है। इसी दिन से बंगाल की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। तो तब तक इंतज़ार कीजिए और खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।